अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम वेरिएबल्स के अंदर डाटा अपना सेव करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है तो वो डाटा भी जो हमने वेरिएबल में सेव किया हुआ था वो लॉस्ट हो जाएगा। अगर हम परमानेंटली डाटा को स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हम फाइल बना के उसमें अपने प्रोग्राम के थ्रू डाटा को सेव कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में हम अ, डाटा को सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की सूरत में हम स्टोर करते हैं। जैसा कि ये आपके सामने है कि जो सबसे छोटा यूनिट हमारे पास बिट है और 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बनता है और कोई भी जो हमने चीज़ स्टोर करनी है उसका एक सिंगल कैरेक्टर 1 बाइट के अंदर स्टोर होगा। जैसे ये जो वर्ड लिखा हुआ है जे है, ये 1 बाइट में स्टोर होगा, यू है ये 1 बाइट में स्टोर होगा, डी है, ये 1 बाइट में स्टोर होगा। ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं और इन्हीं को रिकॉर्ड्स को मिला के सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम फाइल कहते हैं। सी प्लस प्लस में जो हम स्ट्रीम का वर्ड यूज़ करते हैं वो रेफर करता है अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या तो अगर जा रही हैं या आ रही हैं। अ, 2 टाइप्स हैं इसकी, एक इनपुट स्ट्रीम है और एक आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम अ स्ट्रीम दैट फ्लोज फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू द मेन मेमोरी। इसको हम इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। मतलब फाइल से कुछ चीज़ अगर ले रहे हैं या कोई चीज़ आ रही है, चाहे वो फाइल से है, चाहे वो कीबोर्ड से है, डिस्क ड्राइव से है, स्कैनर से है, नेटवर्क से, जो चीज़ आ रही है वो इनपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है? अ स्ट्रीम दैट फ्लोज फ्रॉम द मेन मेमोरी टू एन आउटपुट डिवाइस। मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस की तरफ जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ट्रैवल करेंगे, जैसे स्क्रीन की तरफ, प्रिंटर, डिस्क, ड्राइव या फाइल की तरफ, उसको हम आउटपुट स्ट्रीम कहेंगे। इसी चीज़ को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया गया है प्रोग्राम से आईओ डिवाइसेस के अंदर वो आउटपुट स्ट्रीम है और आईओ डिवाइसेस से प्रोग्राम की तरफ जो चीज़ आती है वो इनपुट स्ट्रीम है। अगर हम डिस्क पे की बात करेंगे तो जो आउटपुट आएगी, डिस्क के अंदर जो चीज़ आएगी प्रोग्राम से वो आउटपुट स्ट्रीम है। और उसके लिए ओएफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करते हैं और जो फाइल से प्रोग्राम की तरफ आएगी वो इनपुट स्ट्रीम है, उसके लिए आईएफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि पहले हम आईओ स्ट्रीम इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें सी आउट और सी इन था जो हम इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा भी 2 हैं जो हम एरर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एफ स्ट्रीम की एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के थ्रू हम फाइल हैंडलिंग करते हैं। इसमें जो है वो आईएफ स्ट्रीम है और ओएफ स्ट्रीम है। जब हमने इनपुट करनी होगी फाइल में से तो हम आईएफ स्ट्रीम को इस्तेमाल करेंगे। जब हमने आउटपुट करनी होगी तो ओएफ स्ट्रीम को इस्तेमाल करेंगे। और इन दोनों का जो है मजमूआ वो है एफ स्ट्रीम। अगर आप एफ स्ट्रीम को कर लें ऐड अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप इसे इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं। तो इस इन स्ट्रीम्स को क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है? अगर आपने इनपुट स्ट्रीम्स यूज़ करनी है तो आप लिखेंगे आईएफ स्ट्रीम और आगे उस स्ट्रीम का कोई नाम दे देंगे। उसका नाम आप इन दे दें या इस एग्ज़ाम्पल की सूरत में उसका नाम इन स्ट्रीम दिया गया है। तो आप इन स्ट्रीम दे दें, आप उसका नाम इन दे दें, जो कुछ भी एक नाम दे दें और उसके बाद सेमीकोलन। तो इससे हम एक इनपुट स्ट्रीम बना लेते हैं। और अगर आप लोगों ने आउटपुट देनी है तो उसके लिए ओएफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओएफ स्ट्रीम उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम, आउट स्ट्रीम इस एग्जांपल में दी है, आप आउट नाम रख लें उसका, जो भी आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद हमें फाइल के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट का। जैसे पिछले पेज पे हमने इन स्ट्रीम नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो हम लिखेंगे इन स्ट्रीम डॉट ओपन और अगर आगे ब्रैकेट में उस फाइल का नाम देंगे जिस फाइल को से हम इनपुट लेना चाहते हैं। तो ये वाली फाइल अगर आपका डेस्कटॉप पे आपका प्रोग्राम की फाइल पड़ी हुई है तो डेस्कटॉप पे ही इसको क्रिएट करेंगे, वहाँ से ही इसको एक्सेस करेगा। अगर आप आउटपुट देना चाहते हैं तो आउटपुट स्ट्रीम, वो जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था डॉट ओपन
और ब्रैकेट के अंदर हम उस फाइल का नाम देंगे। ये अभी हमने देखा अ, इन IF स्ट्रीम, इन स्ट्रीम इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमने पहले क्रिएट किया था। आगे फाइल का नाम, OF स्ट्रीम, आउट स्ट्रीम, फाइल डॉट txt। दूसरा ये है कि जब हम इसमें इनपुट ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे, चाहे तो हम इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो ये काम करने के बाद हमें एंड पे ओ उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल को क्लोज़ भी करना पड़ेगा। इसका सिंटैक्स क्या है, जब हम पूरा अपना काम कर लेंगे तो फाइल को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे, अगर इनपुट स्ट्रीम थी तो इन स्ट्रीम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था डॉट क्लोज़। अब जब हम एक फाइल को इस तरह करके क्लोज कर देंगे, तो उसी ऑब्जेक्ट से जो इन स्ट्रीम हमने बनाया था कोई और फाइल भी ओपन कर सकते हैं। अगर हमने आउटस्ट्रीम से कोई फाइल ओपन की हुई थी, तो हमारा जब हम अपना काम कर लेंगे, तो उसके बाद आउटस्ट्रीम डॉट क्लोज करके उस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। जब हम OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट को यूज़ करते हुए हम फाइल को क्लोज करते हैं, तो उसको करने का एक फ़ायदा ये होता कि एंड ऑफ फाइल मार्कर भी ये प्रोग्राम हमारी फाइल के एंड पे प्लेस कर देता है। EOF या एंड ऑफ फाइल मार्कर जो है वो हमें बताता है कि हमारी फाइल कहाँ पे ख़त्म हो रही है। हमारी फाइल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। इसको EOF या एंड ऑफ फाइल मार्कर हम कहते हैं। तो एक हम चेक करना चाहते हैं कि अगर हम कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो क्या वो ओपन हो गई है या नहीं? इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, देखें हमने सबसे पहले IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम InStream था। हमने InStream डॉट ओपन करके उस फाइल का नाम दिया जिसको हम ओपन करना चाहते थे। आगे हम इफ के अंदर चेक कर रहे हैं InStream डॉट फेल। InStream डॉट फेल हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारी फाइल सही से ओपन नहीं हुई तो। तो सी आउट हम कर रहे हैं, सॉरी द फाइल कुड नॉट बी ओपन, और उसके बाद हम एग्ज़िट 1 कर रहे हैं। एग्ज़िट 1 हमारे प्रोग्राम को बताता है कि जो एग्ज़िट हमारा प्रोग्राम हो रहा है अ, वो अनसक्सेसफुल एग्ज़िट है। वो सक्सेसफुल एग्ज़िट नहीं है, वो किसी एरर के नतीजे में हम इसको एग्ज़िट करवा रहे हैं। तो जब ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी इन केस, तो उस सूरत में हम प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं, इसके लिए हम एग्ज़िट 1 यूज़ कर रहे हैं। अगर कहीं पे हमने सक्सेसफुल ली एग्ज़ीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम को बंद करना हो, तो हम एग्ज़िट 0 लिखते हैं उसकी जगह पे। अब हम ये देखते हैं कि फ़ाइल से हम एक सिंगल कैरेक्टर की इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम अ, गेट का फ़ंक्शन यूज़ करते हैं। तरीकाकार ये है, इंस्ट्रीम डॉट गेट और ब्रैकेट में एक वेरिएबल हम पास करेंगे, जिस वेरिएबल के अंदर हम फाइल से इनपुट लेना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में उस वेरिएबल का नाम ch है, इसके अंदर हम इनपुट लेना चाहते हैं। नीचे आपको नज़र आ रही है एक फाइल है, उसके अंदर पहले 4 है, फिर डॉट है, फिर स्पेस है, फिर f लिखा है, फिर i लिखा है, फिर l लिखा है। तो जब ये वाला चलेगा instream डॉट गेट ch, तो ch 4 की इनपुट ले लेगा, ch के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा और ch वेरिएबल के अंदर जो 4 टाइप का है उसमें 4 स्टोर हो जाएगा। और if स्ट्रीम का जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं स्ट्रीम, वो अपने आप को रीपोजीशन कर लेगा नेक्स्ट कैरेक्टर की इनपुट लेने के लिए। मतलब कि जब इसी मेथड को दोबारा फिर आगे हम चलाएंगे इन स्ट्रीम डॉट गेट ch, तो इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर की इनपुट आएगी। अब हम ये देखते हैं कि एक सिंगल कैरेक्टर की आउटपुट हम फाइल के अंदर कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए हम पुट का जो मेथड है, फंक्शन है, वो हम यूज़ करते हैं। तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, आउटस्ट्रीम डॉट पुट आगे ब्रैकेट के अंदर सिंगल कॉमास के अंदर हम बता देंगे कि क्या हम इसके अंदर लिखवाना चाह रहे हैं फाइल के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी फाइल जिसमें से हम डाटा रीड कर रहे थे वो ख़त्म हो गई है। उसमें मज़ीद कोई डाटा रीड करने वाला नहीं है। उसके लिए जो पहले हमने बात की थी एंड ऑफ फाइल का जो एक फ़ंक्शन है वो हम इस्तेमाल करते हैं जिसको EOF कहते हैं।
ईओएफ को इस्तेमाल करते हुए हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या हमारी फ़ाइल ख़त्म हो चुकी है या नहीं। आगे एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास एक ओल्ड डॉट टीएक्सटी नाम की फ़ाइल है, तो उससे हम डाटा को रीड करके स्क्रीन पे भी लिखवाना चाहते हैं और एक दूसरी फ़ाइल के अंदर भी उसको लेके जाना चाहते हैं जिसका नाम है न्यू डॉट टीएक्सटी। ये उसका कोड है। इसमें शुरू में हम एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं। उसके बाद अ, इन आईएफ स्ट्रीम का और ओएफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अ, जो हमने आईएफ स्ट्रीम का इनपुट लेने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उससे all.txt को ओपन कर रहे हैं। फिर हम चेक कर रहे हैं क्या ये फाइल ओपन हो गई या नहीं। अगर नहीं ओपन हुई इन केस तो हम फाइल नॉट ओपन की दे के एरर मैसेज इसको हम एग्जिट करवा रहे हैं। उसके बाद आउटस्ट्रीम डॉट ओपन करके हम न्यू डॉट टीएक्सटी को कनेक्ट कर रहे हैं फाइल को। फिर हम कर रहे हैं इनस्ट्रीम डॉट गेट करैक्टर। इससे ओल्ड फाइल से एक करैक्टर को रीड किया जाएगा। उसके बाद कोई फंक्शन जिसका हमने अभी जिक्र किया था कि व्हाइल नोट इन स्ट्रीम डॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक इन स्ट्रीम वाली फाइल का एंड नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलती रहेगी। करना क्या है, सी आउट करना है। जो अभी हमने एक कैरेक्टर रीड किया था उसको सी आउट किया, साथ ही हमने आउटस्ट्रीम डॉट पुट करके आगे इनपुट दे दी। आगे हमने पैरामीटर पास कर दिया वो कैरेक्टर का जो भी हमने रीड किया था। वो करने के बाद दोबारा फिर से हम अगला कैरेक्टर रीड करेंगे और ये चीज़ चलती रहेगी अनटिल अनलेस एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाए, जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाए। तो एंड पे आके हमने आउटस्ट्रीम डॉट क्लोज कर दिया और इनस्ट्रीम डॉट क्लोज कर दिया। बात हमने पहले की थी कि जो ऑब्जेक्ट हम आइदर इट इज फ्रॉम आईएफ स्ट्रीम और ओएफ स्ट्रीम इसको हम क्लोज करते हैं। सी आउट और सी इन के साथ हम लोगों ने पहले इंसर्शन और एक्सेक्शन ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं। उन्हीं ऑपरेटर्स को हम इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने आउटपुट देनी है तो हम इंसर्शन ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप इस प्रोग्राम को देखें, इसमें एक लूप लगी है 1 से लेके 5 तक। तो उसमें हम आउटस्ट्रीम, इंसर्शन ऑपरेटर, नंबर प्लस प्लस, मतलब नंबर जो पहले हमने लिया था 51, वो हर दफ़ा उसमें एक इंक्रीमेंट करके उस फाइल के अंदर स्टोर कराता जाएगा और साथ में आगे आप इधर देख रहे हैं कि वो एक स्पेस दे रहा है। उसके बाद आउटस्ट्रीम डॉट क्लोज कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो हम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं सी आउट और सी इन का, वही हम आई एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ और ओ एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हुए हम एक इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। ये दूसरी एग्जांपल है। पहले हमने इंसर्शन ऑपरेटर का देखा था, इधर हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का देखेंगे। तो ये वाला कोड देखें, आई एफ स्ट्रीम, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, नंबर। तो हम जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए नंबर के अंदर इनपुट ले रहे हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली था कि वी डू वांट टू काउंट द इंटीजर्स इन द फाइल, कितने नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हम काउंट करना चाह रहे थे। तो ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम कैरेक्टर्स काउंट करना चाह रहे हैं। तो ये उससे बिल्कुल सिमिलर है प्रोग्राम। इसका कोड भी आप लोग देख लीजिएगा। पहले में हम नंबर्स काउंट कर रहे थे, इधर हम कैरेक्टर्स काउंट कर रहे हैं। ये एक और प्रोग्राम है जिसमें हम फाइल के अंदर इनपुट देना चाह रहे हैं। इसमें हमने आउट क्लाइंट फाइल नाम की का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑफ स्ट्रीम का। तो इसमें वो पूछ रहा है कि आप इसमें एंटर द अकाउंट नेम एंड बैलेंस। तो ये जो है इनपुट के तौर पे लेगा, तो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं इंट अकाउंट, चार नेम, 30 फ्लोट बैलेंस। तो वाइल सीन ये अकाउंट नेम और बैलेंस की जब तक ये इनपुट आती रहेगी तब तक ये इसको सेव करवाता रहेगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि फाइल ओपन के मोड्स कौन कौन से हैं। तो इसमें iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर APP, अपेंड के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अपेंड क्या करता है कि अपेंड
एंड ऑफ द फाइल पे, जहाँ पे फाइल एंड होती है वहाँ पे आके डाटा लिखना स्टार्ट करता है। उसके बाद ATE अगर हम लिखेंगे तो फाइल में कहीं पे भी डाटा लिखा जा सकता है। अगर हम बाइनरी लिखेंगे तो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डाटा रीड राइट होगा। अगर हम इन लिखेंगे तो एक फाइल को इनपुट के लिए हम ओपन करेंगे। अगर हम आउट लिखेंगे तो एक फाइल को आउटपुट के लिए ओपन करेंगे। अगर हम TRUNC लिखेंगे तो ये ट्रंकेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ट्रंकेट अगर फाइल का में कुछ पहले से लिखा हुआ है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। अगर हम नो क्रिएट करेंगे तो फाइल अगर पहले से क्रिएट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा, जो ओपन ऑपरेशन फेल हो जाएगा। अगर नो रिप्लेस करते हैं तो अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट करती हुई तो न्यू फाइल उधर क्रिएट नहीं होगी, ओपन ऑपरेशन उसका फिर फेल हो जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट मोड लिखे हैं कि अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते कि किस मोड में आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं और OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट आउट होता है। अगर IF स्ट्रीम को आप इस्तेमाल करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट मोड ऑपरेटर है वो इन होता है। तो आपने देखा आउट में एक फ़ाइल को आउटपुट के लिए हम ओपन करते हैं, इन के लिए एक फ़ाइल को हम इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे मोड, अगर आप OF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना के फ़ाइल को करते हैं ओपन, उसके डिफ़ॉल्ट मोड ये होगा। और OF स्ट्रीम का आउट और इन IF स्ट्रीम का इन होगा। अब हम देखते हैं F स्ट्रीम क्लास को। तो जैसे हमने पहले बात की है कि F स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को हम फाइल रीडिंग और राइटिंग दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि F स्ट्रीम के साथ किसी फाइल को ओपन करके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसमें एक ही वक्त में हम इसमें डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल कोड में देखें, F स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम था आउट क्लाइंट फाइल। उसके बाद हम वेरिएबल्स ले रहे हैं अकाउंट नाम का, नेम और बैलेंस। फिर हम कर रहे हैं आउट फाइल डॉट ओपन, उसमें फाइल का नाम बताते हैं और कॉमा देने के बाद हम उसका मोड स्पेसिफाई करते हैं। तो iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट और उसके बाद ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हुए उसका दूसरा मोड iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन। तो ये दो मोड्स को स्पेसिफाई कर रहा है कि इसके थ्रू जो फाइल हम ओपन की है वो इनपुट के लिए भी है और आउटपुट के लिए भी है। उसके बाद नीचे वो इनपुट और आउटपुट दोनों कर रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया ऊपर वो एफ स्ट्रीम का था। एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ हम इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनको हम अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, एक फाइल में रीड और राइट करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि एफ स्ट्रीम की जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करना पड़ता है, वो हमने किया। उसके बाद ये वाला तरीका हम लोगों ने पहले भी किया है, आई एफ स्ट्रीम, उसका एक ऑब्जेक्ट इन नाम का क्रिएट किया, फिर हमने लिखा इन डॉट ओपन और उसमें उस फाइल का नाम दे दिया। हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम जब कोई इन स्ट्रीम का, आई एफ स्ट्रीम का या ओ एफ स्ट्रीम का कोई जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तब साथ ही हम उसको ये वाले पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं कि कौन सी फाइल ओपन करनी है और किस मोड के अंदर करनी है। जैसा कि एक फाइल न्यू डॉट टी एक्स टी को मैं इनपुट के लिए भी ओपन कर रहा हूँ और साथ आउटपुट के लिए एक ही वक्त में ओपन कर रहा हूँ। तो ये वाला तरीका, जो जो नीचे वाला ये वाला तरीका है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो अब हम दूसरा तरीका जो है जिसमें हम जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं आई एफ स्ट्रीम का या ओ एफ स्ट्रीम का, तभी उसके अंदर जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं वो वाला तरीका हम अब देख लेते हैं। तो आउट नाम का ओ एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, साथ ही हमने उसका नाम बता दिया फाइल का, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ये पास कर दिया और साथ ही उसका मोड स्पेसिफाई कर दिया। इसके लिए मल्टीपल देने के लिए, पैरामीटर्स देने के लिए एक हम ये ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको पाइपलाइन ऑपरेटर कहते हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाइपलाइन ऑपरेटर क्या होता है। All the flags can be combined, different flags can be combined by using pipe sign। तो ये वाला साइन है इसको हम पाइप साइन कहते हैं।
फॉर एग्जांपल इन डॉट ओपन, इसमें टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी उस फाइल का नाम है। कोमा लेने के बाद हमने उसकी जो मोड्स हैं वो स्पेसिफाई किए हैं। ये आउटपुट के लिए है, इसमें हमने अपेंड करना है और ये इसकी बाइनरी फाइल होगी। इसके बाद मैं बताता है कि इसके जो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं आईएफ स्ट्रीम के, ओएफ स्ट्रीम के और एफ स्ट्रीम के, इसमें हम वही वाले पैरामीटर्स पास कर सकते हैं जो ओपन के अंदर करते हैं। ये आपने अभी पैरामीटर्स देखे हैं, ये वही वाले पैरामीटर्स हैं जो हम ओपन के अंदर पास करते थे। तो वही वाले पैरामीटर्स हम जब उसका ओएफ स्ट्रीम का या आईएफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, उसी वक्त हम इसको पास कर सकते हैं। और इनको हम डिफरेंट जो मोड्स हैं उनको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइप साइन। तो ये वर्टिकल आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको हम पाइप साइन कहते हैं। तो ये हमने फाइल ओपन की है। तो इसमें हम जो मोड है वो बता रहे हैं कि ये अपेंड करेगा, और दूसरा उसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो ये फाइल है ये बाइनरी होगी। ये मोड्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, इसको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लीजिएगा, दोबारा फिर से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या जो हमारे दो ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था और आई एफ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट था, ये सक्सेसफुल रहा है, ये फाइल इसने ओपन कर ली है या नहीं कर ली। इसमें मैंने दोनों को एक ही वक्त में चेक किया हुआ है, आप सिंगल भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है नोट इन एंड नोट आउट। तो इसको आप डबल भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं। अगर हम ये लिखें नोट इन, इसका ये मतलब होगा कि अगर जो हमने इन नाम का आईएफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो मैं या था, इसलिए मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ। तो मैं इनके दरम्यान में एंड लगा रहा हूँ। एंड आपको पता है कि जब ये दोनों ही सक्सेसफुल होंगे, कि ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट और आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दोनों सक्सेसफुल होंगे, तब ही ये वाली हमारी इफ की कंडीशन सक्सेसफुल होगी। तो अगर ये सक्सेसफुल होती है तो हम कहते हैं फाइल कुड नॉट बी ओपन। नॉट इन मतलब कि अगर वो ओपन नहीं हुई, तो उसमें हम बाद में कर रहे हैं एग्जिट वन। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एग्जिट वन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं अनसक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जिट करने के लिए। अगर हम ज़ीरो पास करें प्रोग्राम के अंदर, एग्जिट ज़ीरो करें, तो वो ये वही वाला काम करता है जो रिटर्न ज़ीरो करता है। मतलब जो सक्सेसफुल हम एग्जिट करते हैं तो एग्जिट ज़ीरो, एग्जिट के अंदर ज़ीरो पास करते हैं। और जब अनसक्सेसफुल है तो फिर हम वन या कोई भी नंबर इसमें पास करेंगे। तो इसके एल्स पार्ट के अंदर हम बता रहे हैं कि हमारी फाइल है जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम इजीली इजी सा काम करना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर नंबर्स लिखवाना चाह रहे हैं। तो हमने लूप लगाई 1 से लेकर 100 तक, और आउट के थ्रू हम आई जो है वो पहले उसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, अप टू 100। वो प्रिंट करवाने के बाद हम एक स्पेस दे रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं आउट डॉट क्लोज। आउट वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमने आउटपुट देनी थी, हमने उसके अंदर नंबर लिखवाने थे। तो ये जो आउट नाम का हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था ओ एफ स्ट्रीम का, उसकी मदद से हमने वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह हम सी आउट और सी इन करते थे। जिस तरह हम सी आउट करते थे और सी इन करते थे, अब हम आउटपुट दे रहे हैं फाइल के अंदर। तो देखें, आउट, आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाया है, फिर वो वाला वेरिएबल है, फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगाया है, फिर हम बता रहे हैं कि उसमें स्पेस देनी है। इस तरह करके हम फाइल के अंदर आउटपुट दे रहे हैं। और उसके बाद जैसा आपको पता है कि काम करने के बाद हम फाइल को क्लोज भी करते हैं। तो ओ एफ स्ट्रीम का जो आउट का ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम अगला बात ये देखेंगे कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं फाइल में से। तो ऊपर मैं एक चीज़ आपको दोबारा फिर से रिइटरेट कर दूं कि जो हमने इसका मोड रखा था वो अपेंड का रखा था। अपेंड का मोड क्या करता है कि जो पहले वाली चीज़ है उसको उसने वहीं पे रहने देना है, वहाँ से आगे उसने नई चीज़ को ऐड करना है। मतलब मिसाल के तौर पे एक दफ़ा हमने नंबर ऐड कर दिए हैं, वो वहीं पे रहेंगे, और जब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो वो उससे आगे करेगा, पहले वालों को रिमूव नहीं करेगा। इसको अब चला के देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि इनपुट कैसे लेनी है।
तो ये जो फाइल में हमने राइट किया था इसी की इनपुट लेनी है, एक वेरिएबल इन एन नाम का लिया। जिस तरह हम आउट के साथ कर रहे थे, इसी तरह इनके साथ हम एक्सेप्शन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए एन के अंदर उसकी इनपुट ले रहे हैं। तो एक तरीका हमने देखा था एंड ऑफ फाइल का लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसी को इस्तेमाल करते हुए हम चाह रहे हैं कि सारी फाइल की इनपुट लें, तो हमने इसकी कंडीशन लगाई है वाइल नोट इन डॉट एंड ऑफ फाइल। कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती तब तक हम इसकी इनपुट लेते रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सी आउट एन, कि जो एन के अंदर इनपुट आई है उसको सी आउट करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर अगली इनपुट ले लेंगे जो पहले ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी उसी को दोबारा फिर से लिख के इन एक्सेप्शन ऑपरेटर और एन के साथ। उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं कि क्या ये ठीक रन होता है या नहीं। इसका रन कोड किया, जब हम इसको रन कोड करेंगे तो ये नीचे देखें इसकी आउटपुट आ रही है। आउटपुट में क्या है, सिंपली 1 से लेके 100 तक जो हमने पहले फाइल के अंदर राइट करवाए थे वो फिर उनको रीड करके हमने इसकी कंसोल पे आपको शो करवा रहा है। इसकी ये वाली आउटपुट आएगी, मतलब फाइल के अंदर ये चीज़ स्टोर हुई हुई है। तो अब हम फाइल को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ की आउटपुट फाइल के अंदर आई है या नहीं आई। तो ये आपके सामने फाइल वो वाली ओपन की है जिसके अंदर 1 से लेके 99 तक, जिसके अंदर हम काउंटिंग को स्टोर करवा रहे थे। अब इस फाइल को क्लोज करते हैं और दोबारा फिर से हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, क्योंकि हमने जो मोड स्पेसिफाई किया था वो अपेंड का किया था। iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर AWP, तो मतलब कि जो पहली चीज़ है वही रहे और उससे आगे नहीं आउटपुट करे। तो इस अब हम देखेंगे कि एक फाइल पे करैक्टर इनपुट जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं और करैक्टर इन आउटपुट हम कैसे दे सकते हैं। तो द डाटा कैन बी आल्सो बी रिटर्न टू फाइल्स करैक्टर बाय करैक्टर। सिमिलरली द कंटेंट ऑफ अ फाइल कैन बी रीड करैक्टर बाय करैक्टर। हम करैक्टर बाय करैक्टर फाइल के ऊपर आउटपुट दे भी सकते हैं और इनपुट ले भी सकते हैं। तो इसके लिए दो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। जो पुट फंक्शन है, इससे हम करैक्टर बाय करैक्टर फाइल के ऊपर डाटा को राइट करवा सकते हैं, और गेट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम करैक्टर बाय करैक्टर एक फाइल से रीड कर सकते हैं डाटा को। तो एक प्रोग्राम हम करके देखते हैं जिसमें हम फाइल के ऊपर करैक्टर बाय करैक्टर को रीड राइट करवा के देखेंगे। ये एक हमारे पास सैंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक करैक्टर लिया है CH। तो दो स्ट्रीम्स हमने क्रिएट किए हैं। एक है OF स्ट्रीम आउट नाम की का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक IF स्ट्रीम का इन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो इसमें आपने देखें कि हमने कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं किया। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि इसके डिफ़ॉल्ट मोड्स हैं। जब हम OF स्ट्रीम का कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करते तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट आउट होता है और IF स्ट्रीम का इन होता है। तो इसमें हम एक लूप लगा रहे हैं। लूप में हम 5 की लूप है, तो इसमें हम 5 कैरेक्टर्स लेंगे और 5 कैरेक्टर्स की आउटपुट देंगे स्क्रीन के ऊपर फाइल से रीड करके। अभी 5 कैरेक्टर्स की हम इनपुट लेंगे और उसको फाइल के अंदर सेव करवाएंगे। एंटर अ कैरेक्टर, तो हमने जो कैरेक्टर है वो CH के अंदर ले लिया। CH वो वाला कैरेक्टर वेरिएबल था जो शुरू में हमने डिक्लेयर किया था। उसके बाद हम कर रहे हैं आउट डॉट पुट CH, मतलब पुट का मेथड इस्तेमाल करते हुए हम CH को फाइल के अंदर लिखवा रहे हैं, क्योंकि जो आउट है वो OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जो ऊपर हमने क्रिएट किया हुआ था। उसके बाद आउट डॉट क्लोज करके हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं। सी आउट दिया है कि यू हैव एंटर्ड फॉलोइंग कैरेक्टर्स, तो हमने वाइल की कंडीशन लगाई है वाइल इन डॉट गेट CH, कि जब तक इनके मेथड को इनके ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए गेट CH के ज़रिए कोई करैक्टर जब तक हम गेट कर रहे हैं तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो सी आउट क्या करवा रहे हैं, CH कि मतलब जो CH हम रीड करेंगे उसको हम स्क्रीन के ऊपर सी आउट करवा रहे हैं। उसके बाद इन डॉट क्लोज करके हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अब इस कोड को हम रन करते हैं। जैसे हमने रन किया तो ये हमसे 5 कैरेक्टर्स की इनपुट लेगा। तो इसको हम इनपुट देते हैं
WAQAS। तो उसके बाद वो हमें, जैसे हमने ये लाइन लिखी थी, यू एंटर्ड फॉलोइंग कैरेक्टर्स, और उसके नीचे वो कैरेक्टर्स को गेट करके, गेट का मेथड इस्तेमाल करते हुए कैरेक्टर्स को गेट करेगा फाइल से, और उसको हम स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि जिस फाइल में हमने जो ये चार डॉट टी एक्स टी थी, इसमें क्या ये कैरेक्टर सेव हुए हैं या नहीं हुए। ये वो फाइल थी चार डॉट टी एक्स टी, तो इसके अंदर जैसे हमने इनपुट दी थी तो वही वाले कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे फाइल के अंदर और उसकी आउटपुट लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक करैक्टर अरे बना दी है जिसका साइज 50 है। उसके बाद जिस तरह हम पहले कर रहे थे, एक IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इन नाम का। उसके अंदर हम उसका नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं, साथ में मोड स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके बाद एक OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है नेम डॉट टी एक्स टी, और साथ में हम उसका मोड स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हमने लिखा है iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट। ये क्या करता है, ये if file doesn't exist, iOS scope resolution operator out creates it. If file already exists, iOS out delete all data and opens it empty. कि अगर तो फाइल नहीं पहले से क्रिएट तो इसको क्रिएट कर देगा। दूसरी बात, अगर पहले से फाइल क्रिएट है तो उसके कंटेंट को ये डिलीट करके उसको एम्प्टी कर देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो फाइल पहले से पड़ी हुई है, जो उसमें डाटा पड़ा हुआ है, वो ना डिलीट हो, उसके लिए हमने जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था, हम इधर ए डबल पी लिखेंगे। ए डबल पी मतलब अपेंड करने के लिए। तो अगर जब हम अपेंड करते हैं तब पिछला डाटा डिलीट नहीं होता, तो उससे आगे वो उसको राइट करना शुरू कर देता है। इसको मैं फिर से आउट कर देता हूँ जैसा कि पहले था। अब मैंने एक लूप लगाई है, जीरो से लेके फोर तक चलेगी, फाइव फाइव टाइम्स ही चलेगी। इसमें वो कहता है कि एंटर आई प्लस वन, आई शुरू में जीरो है, प्लस वन फर्स्ट डाटा फर्स्ट नेम, उसके बाद सेकंड नेम, फिर थर्ड नेम, फिर फोर्थ नेम, फिर फिफ्थ नेम। पांच दफा लूप में चलना है। सीन डॉट गेट लाइन ए डबल आर, मतलब कि ए डबल आर की जो करेक्टर है हमने बनाई थी उसमें 50 नंबर्स, 50 स्पेसिस का या 50 कॉलम्स का हम कोई नाम गेट कर रहे हैं। और उसके बाद आउट इंसर्शन ऑपरेटर ए डबल आर, और उसके बाद एंडल, मतलब उसमें वो जो भी ए डबल आर के अंदर था स्टोर, वो आउट के थ्रू, आउट जो था ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था, इससे फाइल में वो राइट करवाएगा। उसके बाद एंडल के जरिए वहाँ पे न्यू स्पेस दे देगा। तो ये जो हमारी लूप है ये 50 टाइम्स चलेगी। 50 टाइम्स चलने, 5 टाइम्स चलेगी। 5 टाइम चलने के बाद वो 5 नाम आपसे लेगी। 5 नाम को स्टोर करवाएगी, नामों को स्टोर करवाएगी फाइल के ऊपर, और साथ में कैंडल के जरिए न्यू स्पेस देता जा रहा है एक नाम के बाद। उसके बाद हमने सी आउट के जरिए बताया कि आपने ये फॉलोइंग नेम्स एंटर किए हैं। तो इसमें हमने ये जो इतना लाइन ऑफ कोड है इसके थ्रू हम जो भी फाइल के अंदर पड़ा हुआ था उसकी हम इधर आउटपुट ले रहे हैं। तो ये फॉर लूप लगाई है। फॉर के अंदर अगर आप सिर्फ जैसे वाइल के अंदर कंडीशन देते हैं, अगर वो देना चाहें तो उसका तरीकाकार ये है, आप सेमीकोलन लगाएं, उसके बाद वो वाली कंडीशन लिखें, फिर सेमीकोलन लगा दें। तो ये वाली कंडीशन हम लोगों ने पहले भी देखी है, नोट इन डॉट एंड ऑफ फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होती तब तक ये डाटा को रीड करता रहे, तब तक ये लूप चलती रहे। इन डॉट गेट लाइन, इन जो था वो IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था, उसके जरिए हम लाइन गेट कर रहे हैं, और गेट करके किस में सेव कर रहे हैं, डबल आर जो हमने कैरेक्टर अरे बनाई थी उसके अंदर, और कितनी स्पेस की, 50 स्पेस की। उसके बाद सी आउट के जरिए उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं इस कोड को। जब इस कोड को रन किया तब शुरू में लूप 5 टाइम्स चलेगी और हमसे 5 नेम्स मांगेगी। तो इसमें मैं 5 नेम्स एंटर करता हूँ पहले। 5 नेम्स एंटर करने के बाद
ये हमें शो करवा रही है कि यू हैव एंटर्ड फॉलोइंग नेम्स, जो हमने नाम एंटर करवाए थे वो सारे उसको वो शो करवा रही है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप की, जो हमने लूप लगाई थी। इधर आप व्हाइल भी लगा सकते हैं, पहले हम व्हाइल यूज़ कर रहे थे। तो आपने एक नया इसका इस्तेमाल सीखा फॉर का, कि अगर जब आपके पास सिर्फ कंडीशन हो तो पहले सेमीकोलन लगाएं, फिर कंडीशन लगाएं और उसके बाद फिर सेमीकोलन लगा दें, तो ये व्हाइल की तरह ही चलेगी। तो अब हम वो वाली फाइल निकाल के देखते हैं कि क्या उसके ऊपर 5 जो नेम्स हमने एंटर किए थे वो सेव हो गए हैं या नहीं। तो ये वाली वो फाइल थी, इसमें वो 5 जो नाम हमने एंटर किए थे वो सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं, और यहाँ से ही रीड करके हमने कंसोल के ऊपर उसकी आउटपुट दिखाई थी। इसमें एक और चीज़ थी कि हम सी इन डॉट गेटलाइन की बजाय सी इन पी यूज़ कर सकते थे। लेकिन इसका आप लोगों ने स्ट्रिंग वाला चैप्टर किया हुआ है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर हम स्पेस देते हैं तो वो स्पेस को स्टोर नहीं करता। वी कैन यूज़ बोथ टू सेव ऑन फाइल बट सीन विल टेक ओनली वन वर्ड, एक वर्ड ही वो सीएन के थ्रू हम ले सकते हैं। जब जैसे वकास और स्पेस दे के महमूद मैंने लिखा था, तो सिर्फ ये वकास को सेव करेगा, आगे स्पेस के बाद वाली चीज़ को ये सेव नहीं करता। तो इसलिए हम पूरी लाइन की इनपुट लेने के लिए गेट लाइन का जो है मेथड वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहले पैरामीटर के अंदर उस कैरेक्टर अरे का नाम बता देते हैं जिसके अंदर सेव करना था, और दूसरे के अंदर उसकी हम स्ट्रेंथ बता देते हैं, उसकी हम स्पेसिस बता देते हैं कितनी स्पेसिस लेगा। अभी तक जिस तरीके से हम डेटा स्टोर कर रहे थे फाइल्स के अंदर, उसको हम फॉर्मेटेड फाइल्स आईओ कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 381.125 स्टोर करना है, तो उसके लिए 6 बाइट्स, हर करैक्टर के लिए 1 बाइट वो स्टोर करेगा। तो लेकिन ये एक बहुत एफ़िशिएंट तरीका नहीं है डाटा को स्टोर करने का। इसमें जो डाटा लेता है उसको स्टोर करने के लिए वो ज़्यादा होता है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना आम तौर पे आसान होता है। ये जो जो ऊपर हमने कैरेक्टर्स की वैल्यू को गेट किया था और स्टोर किया था, इसके अलावा हमने लाइन्स बाय लाइन डाटा को स्टोर और गेट किया था। ये सारे का सारा जो था, ये फॉर्मेटेड फाइल्स आईओ के थ्रू हो रहा था। अब हम एक और तरीका पढ़ेंगे जिसमें हम डाटा को बाइनरी फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हैं। ये दूसरा तरीकाकार है जिसको हम बाइनरी आईओ कहते हैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने का एक एफिशिएंट तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 2 3 4 स्टोर करना चाहते हैं फॉर्मेटेड आईओ के अंदर, तो ये 4 बाइट लेगा। लेकिन अगर आप इसी को बाइनरी आईओ के अंदर स्टोर करेंगे तो ये 2 बाइट लेगा। बाइनरी आईओ के मेथड में के थ्रू अगर हम डाटा को सेव करना चाहते हैं, तो इसका तरीकाकार डिफरेंट है फॉर्मेटेड आईओ में। पहली बात तो ये कि जो इसकी जब हम फॉर्मेटेड आईओ में स्टोर कर रहे थे, तो फाइल का जो फॉर्मेट था वो डॉट टीएक्सटी था। लेकिन इस डॉट टीएक्सटी के अंदर भी, और आम तौर पे इसके 2 डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस हैं जो बाइनरी आईओ के अंदर स्टोर होती हैं। वो डॉट डीएटी और डॉट बिन है जो इसके अंदर स्टोर होती हैं। इसके 2 मेथड्स हैं डाटा को राइट और रीड करवाने के। इसको देखने से पहले हम की डिफरेंस देखते हैं कि बाइनरी आईओ में और फॉर्मेटेड आईओ में क्या फ़र्क होता है। ये की डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाइनरी आईओ और फॉर्मेटेड आईओ के अंदर। बाइनरी फॉर्मेटेड आईओ के अंदर जो डाटा फॉर्मेट है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, और बाइनरी आईओ में बाइनरी की फॉर्म में होता है। फॉर्मेटेड आईओ में ये रीडेबल है, ये स्लोवर है, इसका फाइल साइज़ ज़्यादा होता है, इसमें इतनी प्रिसिजन नहीं होती। इसके लिए हम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं डाटा को रीराइट करवाने के लिए। तो इसकी फाइल टाइप जो है वो टीएक्सटी होती है। बाइनरी आईओ के अंदर ये रीडेबल नहीं होता, इसकी स्पीड फास्ट है, ये स्मॉलर साइज़ का होता है, इसकी डाटा एक्यूरेसी ज़्यादा है, और इसके लिए रीड और राइट का के ऑपरेटर्स और फंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो फाइल टाइप है वो आमतौर पे डॉट डीएटी या डॉट पिन होती है। हम इसको डॉट टीएक्सटी के अंदर भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल्स के अंदर डाटा को हम राइट किस तरह करवा सकते हैं। तो डाटा को राइट करवाने के लिए हम राइट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीकाकार क्या है? इसका सिंटैक्स ये है, ओबीजे डॉट राइट, आगे ब्रैकेट के अंदर चार स्टैटिक,
एंड आर, एम्परसेंड आर, कॉमा साइज ऑफ आर। इसमें ये क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले ओबीजे है, इट इज नेम ऑफ द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट दैट इज एसोसिएटेड विद द फाइल। उसके बाद राइट नेम ऑफ द फंक्शन। उसके बाद चार स्टैटिक, इट इज द एड्रेस ऑफ द करेक्टर डाटा इन फिक्स लेंथ बाइट्स। उसके बाद आर क्या है? इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल दैट कंटेन्स डाटा टू बी स्टोर्ड इन द फाइल। द एम्परसेंड इज यूज्ड ओनली इफ इट इज द स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल आर एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद साइज ऑफ आर क्या है? इट कैलकुलेट्स द साइज ऑफ आर टू डिटरमिन द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा। अब हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं राइट का जो हमने फंक्शन पढ़ा है ये किस तरह काम करेगा। इसका जनरल सिंटैक्स हमने देख ली है, ओपीजे डॉट राइट, उसके बाद चार स्टैटिक इनटू एम्परसेंड आर, कॉमा साइज ऑफ आर। अब इसके थ्रू हम डाटा को सेव करवा के देखते हैं फाइल के अंदर। ये एक एग्जाम्पल कोड है जिसमें हमने एक एन नाम का वेरिएबल लिया है। हमने ओ एफ स्ट्रीम का एक ऑप नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है और साथ में ये स्पेसिफाई कर दिया है ये जो फाइल टाइप है ये बाइनरी होगी। उसके बाद चेक कर रहे हैं क्या ये सक्सेसफुली फाइल को ओपन इसने कर लिया या नहीं। उसके बाद हम एक लूप लगा रहे हैं 1 से लेके 5 तक, एक इंटीजर ले रहे हैं एन के अंदर और बाद में एन को हमने राइट करवाना चाहते हैं बाइनरी फॉर्मेट के अंदर फाइल के ऊपर। उसका तरीकाकार जो हमने पढ़ा था, आउट डॉट राइट। उसके बाद एन क्या था? एक इंटीजर नंबर था, इसको एज अ करेक्टर हम पुट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे चार स्टैरिक एम्परसेंड एन, उसके बाद साइज ऑफ एन। ये जब हम लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे तो हमारा डाटा बाइनरी फॉर्मेट के अंदर बाइनरी फाइल के अंदर चला जाएगा। इसको एक दफ़ा हम रन करते हैं कोड को। जब हमने कोड रन किया तो वो कह रहा है एंटर एन इंटीजर। तो ये 5 टाइम्स इसमें चलना था तो इसमें मैं 5 इनपुट देता हूँ और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अब जाके हम फाइल में देखते हैं कि क्या फाइल में हमारा डाटा सेव हुआ है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि डाटा डॉट टीएक्सटी के अंदर हमने सेव करवाया था और उसके अंदर ये डाटा हमारा शो हो रहा है। तो जो डाटा बाइनरी फॉर्मेट के अंदर आएगा वो रीडेबल नहीं होगा। तो ये जो इसने रीड करवाया है ये बेसिकली हमारा वही वाला डाटा है जो हम इसके ऊपर राइट करवा रहे थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम रीड कैसे कर सकते हैं एक बाइनरी फाइल के अंदर से। तो डाटा को रीड करने के लिए बाइनरी फाइल के अंदर से उसके लिए ये वाला मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, ओबीजे डॉट रीड, और वही सेम उसका सिंटेक्स है। जहाँ पे राइट आ रहा था वहाँ पे अब रीड आ रहा है। बाकी सेम उसका सिंटेक्स है, सेम वही चीज़ें नीचे एक्सप्लेन की हुई हैं। अब हम एक प्रोग्राम में ये करके देखते हैं, जो हमने डाटा को राइट करवाया था उसको रीड करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। तो ये वही कोड है पहले वाला यहाँ तक जो हमने लिखा था राइट करवाने के लिए। उसके नीचे आउट को हमने क्लोज कर दिया। फिर आई एफ स्ट्रीम का इन नाम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। उसमें हमने फाइल का नाम बताया और उसका फॉर्मेट बताया, मोड स्पेसिफाई किया। फिर हमने चेक किया इफ़ नॉट इन, मतलब फाइल अगर नहीं ओपन हुई तो ये हमें शो करवा देगा कि हमारी फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई। उसके बाद हम लिख रहे हैं कि डाटा इन द फाइल इज़ वाइल। वाइल के अंदर कंडीशन में हमने वही जो था रीड का फंक्शन वो दे दिया कि जब तक ये सक्सेसफुल हो, जब तक ये चले, तब तक आप एन के अंदर उस डाटा को रीड करें। और सी आउट करवा दिया हमने एन और साथ में हम एक स्पेस दे रहे हैं। तो इस कोड को जब हम रन करेंगे तो इसको मैंने रन कोड किया। तो सबसे पहले वो हमसे डाटा मांगेगा क्या आप इसके अंदर नीचे टर्मिनल में आपको नज़र आ रहा होगा क्या आप लिखवाना चाह रहे हैं। तो मैं 5 4 3 2 1 ये दिया और बाद में उसने डाटा को रीड किया है 5 4 3 2 1। तो इसमें हमने ये सीखा कि रीड का फंक्शन कैसे इस्तेमाल हम करते हैं और हम राइट का फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी फॉर्मेट की फाइल के अंदर हम डाटा को राइट कैसे करवा सकते हैं और रीड कैसे करवा सकते हैं। अब हम चेक करते हैं उसी फाइल के अंदर जो था डाटा नाम की कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। उसके अंदर बड़ा फिर से आप देखेंगे तो अनरीडेबल कैरेक्टर्स हैं, इनको हम रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है। लेकिन प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली इनको रीड कर सकता है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, डॉट डी ए टी
नाम का की फ़ाइल को आमतौर पे हम यूज़ करते हैं बाइनरी के लिए, लेकिन हम .txt को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसमें हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को रीड और राइट का मेथड इस्तेमाल करते हुए एक बाइनरी फ़ाइल के अंदर सेव करवाएँगे। इसमें हमारे पास एक क्लास है, स्टूडेंट नाम है जिसके अंदर उसके 3 डाटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इनपुट नाम का फ़ंक्शन है जो इनकी इनपुट ले रहा है, और उसके बाद डिस्प्ले नाम का फ़ंक्शन है जो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा रहा है। इसमें आप लोगों ने एक ये शायद पहली दफ़ा देखी हो चीज़, cn डॉट इग्नोर। ये क्या करता है कि ये मेमोरी बफर में जो पहली इनपुट पड़ी होती है उसको इग्नोर कर देता है, मेमोरी बफर को क्लियर करता है। इसके ऊपर आप रोल नंबर ले रहे हैं, रोल नंबर एंटर करने के बाद आप एंटर की प्रेस करोगे तो बैकस्लैश n चला जाएगा बफर के अंदर। तो उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम cin डॉट इग्नोर लिखते हैं। अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है जिसमें हम कह रहे हैं एंटर नेम और cin डॉट गेट लाइन के ज़रिए वो ले रहे हैं, तो उसमें वो बैकस्लैश n चला जाएगा और ये खाली रह जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये चीज़ पहले आप लोगों ने देखी हुई है। हम मेन में जाते हैं, उस स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस नाम का, एस डॉट इनपुट करके उसके अंदर हमने इनपुट ले ली। उसके बाद जब हमने फ़ाइल को राइट करवाना है, इस ऑब्जेक्ट को राइट करवाना है फ़ाइल पे के ऊपर, उसकी आउटपुट देनी है फ़ाइल के ऊपर, उसके लिए ओएफ स्ट्रीम का आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्टूडेंट डॉट डैट मतलब एक डाटा फ़ाइल क्रिएट की जिसका नाम स्टूडेंट है और उसका जो फॉर्मेट है वो बाइनरी है। आउट डॉट राइट जो सेम वही फॉर्मेट जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, चार स्टैरिक एम्परसेंट एस, एस इज़ द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइज ऑफ एस, उसके बाद आउट डॉट क्लोज कर रहे हैं। अब इसी जो फाइल के अंदर हमने डाटा राइट करवाया है उसको हम रीड करेंगे। रीड करने के लिए आई एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट इन नाम का क्रिएट किया, स्टूडेंट डॉट डैट मतलब डाटा फाइल जो स्टूडेंट नाम की है, और साथ में हम बता रहे हैं कि ये एक बाइनरी फाइल है। इन डॉट रीड चार स्टैरिक एम्परसेंट एस, साइज ऑफ एस, ये सेम सिंटेक्स हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। डाटा को रीड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आउट, ये जब ये डाटा करेगा, रीड करके एस नाम का जो हमारा शुरू वाला ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ही लिखवा रहा है दोबारा फिर से उसको। इस तरह हम एक सेकंड ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट का, एक कोई और ऑब्जेक्ट हम बना लें, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ए करते हैं और ए नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इधर एस की जगह पे ए लिख देंगे, साइज ऑफ एस की जगह पे ए लिख देंगे। तो फिर वो डाटा रीड करके ए नाम के स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर रखवा देगा। हमने इसको अब डिस्प्ले करवाना है तो हम कह रहे हैं एस डॉट डिस्प्ले। अगर आप ए नाम का बना देते तो आप लिख देते ए डॉट डिस्प्ले। इसको अब हम चला के देखते हैं क्या इसकी आउटपुट ठीक आती है या नहीं। रन कोड किया तो नीचे देखें, वो पूछ रहा है कि उसका रोल नंबर एंटर करें 123। उसका रोल नंबर एंटर किया, उसके बाद उसका नाम एंटर किया, उसके बाद उसके मार्क्स एंटर किए। एंटर करने के बाद वो कहता है डाटा रेड फ्रॉम फाइल, जो डाटा रीड किया उसने फाइल में से वो है रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और सो आपको बाइनरी फाइल के अंदर डाटा को रीड और राइट करवाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखेंगे कि हम रिकॉर्ड्स को रैंडमली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो रैंडमली एक्सेस करना एक एफिशिएंट और क्विक मेथड है जिसमें हमें पीछे वाले रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करना पड़ता और डायरेक्टली हम उस रिकॉर्ड तक जा सकते हैं जिस रिकॉर्ड को हमने एक्सेस करना हो। जैसा कि आप पता है कि बाइनरी आईओ के अंदर फिक्स लेंथ के रिकॉर्ड्स होते हैं और सारे रिकॉर्ड्स सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी ले रहे होते हैं। उसके लिए हम फाइल पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं रीडिंग और राइटिंग पोजीशंस को एक्सेस करने के लिए। तो ये पॉइंटर्स अब ये डिसाइड करते हैं, ये बताते हैं कि नेक्स्ट रीड और राइट ऑपरेशन कहाँ पे होगा। तो इसके लिए दो पॉइंटर्स हैं जो आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम के साथ मुंसलिक हैं। एक है गेट पॉइंटर। गेट पॉइंटर हमें बताता है कि कौन सी बाइट से डाटा हम ले रहे हैं, मतलब किस बाइट से हम नेक्स्ट इनपुट लेंगे। और पुट पॉइंटर हमें बताता है कि किस जगह पे नेक्स्ट आउटपुट हम देंगे, किस जगह पे नेक्स्ट हम
डाटा फाइल के अंदर रखवाएंगे। तो दो फंक्शंस हैं जो हम इन पॉइंटर्स को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। एक है सीक जी और एक है सीक पी, मतलब सीक गेट और सीक पुट। तो सीक गेट है वो आईएफ स्ट्रीम क्लास का है और ये रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सीक पी है ये ओएफ स्ट्रीम क्लास का है, उसको हम राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक जी क्या है। सीक जी स्टैंड्स फॉर सीक गेट। इट इज यूज टू मूव द गेट पॉइंटर आर रीडिंग पॉइंटर। ये रीडिंग पॉइंटर को मूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये आई एफ स्ट्रीम के साथ काम करता है। इसका सिंटेक्स क्या है? जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया होगा, मिसाल के तौर पे हम इनपुट के लिए आई एन नाम का अगर हमने आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो वो लिखने के बाद डॉट का साइन, फिर सीख जी, फिर उसके बाद पोजीशन बताएंगे और उसके बाद ऑफसेट बताएंगे। इसमें पोजीशन क्या चीज़ है? इट इंडिकेट द नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम वेयर द डाटा इज टू बी रीड। तो वो कौन सी बाइट है जहां से डाटा रीड करना हमने शुरू करना है। और ऑफसेट हमें क्या बताता है? इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द करेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल। द ऑफसेट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अगर स्टार्ट ऑफ द फाइल से हम शुरू करना है, ऑफसेट जीरो है। The positive offset means to move forward in the file and negative offset means to move backward. It is an optional parameter. ये optional parameter है, आप दें या ना दें। अगर नहीं देंगे तो वो स्टार्ट से ही शुरू करेगा। इसकी पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? बी ई जी ये बताता है कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल से शुरू करना है। सी यू आर ये बताता है कि करंट जो पोजीशन है पॉइंटर की वहां से शुरू करना है। ई एन डी ये बताता है कि एंड से शुरू करना है। एक एग्जांपल हम देखते हैं सीख जी की। तो इसमें आई एफ स्ट्रीम इन नाम का हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। डाटा डॉट टी एक्स टी फाइल का नेम है। एक वेक्टर 4 ले रहे हैं, इस पे कर रहे हैं इन डॉट सीख जी 5। उसके बाद कर रहे हैं इन डॉट गेट सी एच, मतलब कि इन डॉट सीख जी 5 का मतलब ये है जो पहला करेक्टर है वो 0 नंबर पे है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5 के बाद हमने 6 वाले कैरेक्टर को, मतलब 5 तो पॉइंटर 5 पॉइंट तो आगे चला गया ना। 5 पहले जो 5 थे 5 तक तो चला गया हमारा पॉइंटर, तो उससे आगे वाले को रीड करेगा। फिर हम कर रहे हैं इन डॉट गेट सी एच। जो छठा कैरेक्टर था उसको हमने गेट कर लिया। सी आउट कर रहे हैं फिर सी एच को। तो जो कैरेक्टर हमने गेट किया था उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसको प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अब ये हमारा सैंपल जो प्रोग्राम था वो है। data.txt को इन स्ट्रीम आई एफ स्ट्रीम के जरिए इन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने ओपन किया, फिर चेक कर लिया इफ नॉट इन फाइल ओपनिंग फेल्ड एल्स फाइल ओपन। उसके बाद कैरेक्टर ले रहे हैं वही काम। इसको अब हम सेव करने के बाद रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो हमारी जो फाइल में प्लस का साइन था वो आउटपुट करा रहा है। प्लस का साइन 7वें नंबर पे लिखा हुआ है। इसको अगर मैं कम कर दूँ मिसाल के तौर पे तीसरे नंबर पे कर दूँ, तो इसको अब मैं सेव करके चेक करता हूँ कि तीसरे नंबर पे कौन-सा हमारा कैरेक्टर आ रहा था। जब ये कंपाइल हुआ तो एल शो करवा रहा है। तो तीसरे नंबर पे ये एल वाला कैरेक्टर पड़ा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं सीक पी क्या होता है। सीक पी स्टैंड फॉर सीक पुट। It is used to move the put pointer, writing pointer. It works with OF stream. इसका सिंटेक्स है out dot seek p position और उसके बाद डायरेक्शन। पोजीशन या डायरेक्शन या ऑफसेट भी इसको हम कह रहे थे। तो पोजीशन क्या है? इट इंडिकेट द बाइट नंबर फ्रॉम वेयर द डाटा इज टू बी रिटन, कि किस बाइट नंबर पे जाके डाटा को राइट करना है। ऑफसेट का क्या मतलब है? इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द करेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल। The the offset starts from zero. The offset of first character is zero and so on. The positive offset means to move forward in the file and negative offset means to move backward. ये बाद में हम एग्जांपल भी करके देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफसेट से क्या फ़र्क पड़ता है। ये ऑप्शनल है, इसकी जो फॉलोइंग वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसमें बीईजी है, ये बताता है कि कंपाइलर इट मीन्स दैट कंपाइलर विल काउंट फ्रॉम द पोजीशन बिगिनिंग ऑफ द फाइल। डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये बिगिनिंग से ही काउंट करता है। अगर आप करंट लोकेशन से काउंट करना चाहते हैं तो CUR आएगा। अगर एंड से काउंट करना चाहते हैं
तो ई एंड ही आएगा। जब हम एंड से शुरू करते हैं तो आमतौर पे हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं पीछे की तरफ जाने के लिए। इसका एक एग्ज़ाम्पल है इसकी एक आउटस्ट्रीम का आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, डाटा.txt उसका है नाम फ़ाइल का। आउट कर रहे हैं हम हेलो वर्ल्ड, मतलब उसके अंदर फ़ाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखवा रहे हैं। फिर हम कर रहे हैं आउट डॉट सीक पी 6, मतलब के 6 वाले पोज़ीशन पे ये चला जाएगा। फिर आउट करें सी प्लस प्लस, तो होगा क्या, HELLO, ये 5 कैरेक्टर्स हो गए, स्पेस को मिला लिया 6 हो गए। उसके बाद अगला आ रहा है WORLD वर्ल्ड। तो सी प्लस प्लस लिखेंगे तो W की जगह पे C लिखा जाएगा, प्लस O की जगह पे प्लस, R की जगह पे प्लस। इसको हम एक दफ़ा कंपाइल करके देखते हैं। तो जिस तरह हमने पहला प्रोग्राम लिखा था, उसी तरह हम इसका कोड लिख के इसको रन करते हैं। अ, ये कंपाइल हो गया है, हम फाइल में जाके देखते हैं क्या ये रिक्वायर्ड चेंजिंग उसने की है या नहीं। तो डाटा डॉट टीएक्सटी को ओपन किया, देखें जहाँ पे WORLD लिखा हुआ था उसकी जगह पे उसने C प्लस प्लस लिख दिया है। उसके बाद ये डायरेक्शन फ्लैग्स थे जो हमने पहले देखे हैं। iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, BEG बिगनिंग ऑफ द फाइल से के लिए हम यूज़ करते हैं। CUR करंट पोजीशन ऑफ द फाइल से हम पॉइंटर के करंट पोजीशन जहाँ से है वहाँ से शुरू करना हो तो END एंड ऑफ द फाइल से अगर शुरू करना है तो एग्जाम्पल देखें। 3 कॉमा iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर BEG, मतलब के बिगिनिंग से हमने शुरू करना है, बाय डिफ़ॉल्ट होता भी बिगिनिंग से है। उससे आगे 3 पॉइंट्स या 3 कैरेक्टर्स। उसके बाद iOS एंड, मतलब हमने ये पहले पढ़ा था कि जब अगर एंड से वापस की तरफ आना है तो उसमें हम माइनस के अंदर देते हैं उसकी वैल्यू। ये -2 जो दे रहे हैं तो ये एंड से वापस की तरफ आने के लिए है। उसके बाद है iOS करंट CUR, तो करंट लोकेशन से आगे 1 करैक्टर को मूव करना है पॉइंटर को, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये। इसमें कॉमन मिस्टेक्स कौन-सी हैं? आपको पता है सीक जी को आईएफ स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप ओएफ स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये मिस्टेक है। सीक पी को हम ओएफ स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अगर आईएफ स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये मिस्टेक है। नोट एंड ऑफ फाइल को रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये भी इसमें मिस्टेक है। अगर हम पॉइंटर को बियॉन्ड द साइज़ ऑफ द फाइल मूव करवाएँगे तो ये भी एक मिस्टेक है। तो सीक-जी और सीक-पी को जब हम यूज़ करते हैं रैंडम एक्सेस के लिए, इसमें हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, हम मिडल में से या कहीं से भी फ़ाइल को रीड कर सकते हैं, तो इससे हम इनको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फ़ाइल हैंडलिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी आप एक्सरसाइज़ कीजिए, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।